Hello friends, today we will discuss part 2 of chapter Poets and Pancakes written by Ashoka Mitran. It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layer of makeup by the office boy in the makeup department. ऑथर यहाँ कह रहे हैं कि ये एक चेंज होता था जब वहाँ पे कोई विजिट करता था, ग्रुप आता था और उससे ये कुछ चेंज हो जाता था कि जो यूजुअल कलेक्शन क्राउड प्लेयर्स को तैयार करना, वेट करते थे कि कब वो शूटिंग आए और कब वो उनको तैयार करें प्लेयर्स को विद थिक लेयर ऑफ मेकअप, बड़ी बड़ी मोटी परतों, मेकअप के मोटी मोटी परतों के साथ बाय द ऑफिस बॉय, और ऑफिस बॉय उनको तैयार करते थे इन द मेकअप डिपार्टमेंट में. मेकअप डिपार्टमेंट का यही काम होता था. अ फ्यू मंथ लेटर द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास बस्ट एंड वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियो क्लियर्ड अ होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनदर विजिटर. कुछ महीनों के बाद फिर एक बार घंटी बजी बिग बॉसेस के वहां से, मद्रास से, कि एक बार फिर वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियो क्लियर अ होल शूटिंग, कि जेमिनी स्टूडियो का जो वहाँ पे शूटिंग हो रही है उसको क्लियर कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए, यानी रोक दिया जाए. टू वेलकम अनदर विजिटर, वहाँ पर कोई और जो है विजिटर भी आने वाले हैं. ऑल दे सेड दैट ही वॉज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड. सभी लोग वहाँ पर यही बात कर रहे थे कि जो आने वाला मेहमान था वो एक इंग्लैंड से था और वो एक पोएट था. The only poet from England the simple Gemini staff knew heard of were Wordsworth and Tennyson. और जो the only poets from England, जो इंग्लैंड के पोइट्स थे जिनको जेमिनी स्टाफ के लोग जानते थे, जिनके बारे में उन्होंने सुना था, वो थे वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन. द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो कीट को भी जानते थे. शेली एंड बायरन, शेली और बायरन को भी जानते थे, उनके बारे में भी उन्होंने पढ़ा था क्योंकि वो भी तो वहाँ पोएट थे जेमिनी स्टूडियो में. एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम इलियट, और कोई एक या दो व्यक्ति ऐसे रहे होंगे जिनको धुंधला धुंधला सा याद होगा कि एक नाम जो है वो इलियट का है. ये सभी के सभी वहाँ के फेमस राइटर रह चुके हैं. Who was the poet visiting the Gemini studio now? अब कौन सा पोइट था जो जेमिनी स्टूडियो में आ रहा था? He is not a poet, he is an editor. He is not a poet, he is an editor. अब ये एक भी बात सामने आ गई कि वो एक पोइट नहीं है, वो तो एक एडिटर है. That's why the boss is giving him a बिग रिसेप्शन. इसीलिए जो बॉस जो थे वो एक बड़ी रिसेप्शन देने जा रहे थे. और वासन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकातन, क्योंकि वासन जो थे, जो वहाँ के डायरेक्टर थे जेमिनी स्टूडियो के, वो स्वयं ही एक एडिटर थे और पॉपुलर तमिल वीकली जो थी उसके थे, जिसका नाम था आनंदा विकातन. And he wasn't the editor of any of the known names of British publication in Madras. और वो भी नहीं जानते थे कि ब्रिटिश पब्लिकेशन जो मद्रास में था कि वो उसमें से कौन वो एडिटर है जो आ रहा है. दैट इज दोज नॉन द जेमिनी स्टूडियोज, जो कि जेमिनी स्टूडियो में जानते थे. सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव, तभी तो जो द हिंदू जो न्यूज़पेपर था उसके जो टॉप मैन थे, उनके जो बॉसेस थे, वो इनिशिएटिव ले रहे थे. द सरमाइज वॉज दैट द पोइट वॉज द एडिटर ऑफ डेली. अब यहाँ पे गेसेस लगाए जा रहे थे कि जो पोइट था वो एडिटर था किसी डेली अखबार का, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स. पर ये तो पक्का था कि वो मैनचेस्टर गार्डियन और लंदन टाइम्स जो वहाँ के अखबार निकलते थे उसका तो नहीं था. दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू. अब तो ये था कि ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू, जिन्होंने इन्फॉर्म किया था बस वही जानते थे. एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon द पोएट और द एडिटर अराइव. और फिर अंत में जब 4 बजे, दोपहर के 4 बज चुके थे, और तब वो जो पोएट था वो अराइव करा. एडिटर भी था और पोएट भी था. ही वॉज अ टॉल मैन, वो एक लंबा आदमी था.
वेरी इंग्लिश, पूरा अंग्रेज था, वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, बड़ा ही सीरियस दिखने वाला, और ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और हम में से कोई भी नहीं उसको जानता था। बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडेस्टल फैन ऑन द शूटिंग स्टेज, अब उसके लिए एक स्टेज तैयार की गई जहाँ पे उसने लेक्चर देना था। अब वहाँ पर बड़ा स्ट्रगल करके डजन जो थे पंखे पेडेस्टल फैंस लगाए गए। रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच, बॉस ने जो थी फर्स्ट जो थी इंट्रोडक्शन स्पीच दी, वेलकम स्पीच दी। इट वॉज ओबिवियस दैट ही टू न्यू प्रीशियस लिटल अबाउट द पोएट, ये तो पता ही था कि वो बहुत कम जानते थे उस पोएट के बारे में। और द एडिटर, द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, और जो स्पीच दी गई थी वो एक जनरल बात टर्म्स पर आधारित थी, बट हेयर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, पर उसमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, या कहें कि शब्दों को डाला गया था विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, फ्रीडम और डेमोक्रेसी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। देन द पोएट स्पोक, अब पोएट के बोलने की बारी थी। ही कुड नॉट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज एंड साइलेंट ऑडियंस, वो जो ऑडियंस वहाँ बैठा रखी थी वो तो लोकल तमिल थी वहाँ की स्टूडियो की, वो कंफ्यूज थे और साइलेंट भी थे, जो वो एड्रेस कर रहे थे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ही नो वन न्यू what he was talking about and his accent defeated any attempt to understand what he was saying, और जो कोई नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहा है, और उसका एसेंट यानी कि वो जो इंग्लिश बोल रहा था वो डिफीट कर रही थी वहाँ के लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या बोल रहा था। व्हाट ही वाज सेइंग, द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, ये सभी का सभी लेक्चर 1 घंटे तक चलता रहा। देन द पोएट लेफ्ट, तब वो पोएट चला गया। एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बेफलमेंट, और हम सभी लोग डिस्पर्स हो गए, यानी हमने उस जगह को छोड़ दिया। इन अटर बेफलमेंट यानी कि बड़बड़ाते हुए, बोलते हुए, कंफ्यूज थे। बेफलमेंट मीन्स कंफ्यूज भी थे। व्हाट आर वी डूइंग, हम यहाँ क्या कर रहे हैं उस अंग्रेज की कविता को सुनने के लिए। व्हाट इज़ एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो, अब वो इंग्लिश पोएट यहाँ पर फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है। विच मेक्स तमिल फिल्म, जो कि ये स्टूडियो तो तमिल फिल्म बनाता है। फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, आम लोगों के लिए जो बिल्कुल ही सिंपल हैं। पीपल हुज लाइफ लीस्ट अफोर्डेड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट ऑफ फॉर इंग्लिश पोइट्री, जो पीपल हैं वो कहाँ एटलीस्ट अफोर्ड कर पाएंगे कि इस तरीके का जो इंग्लिश पोइट्री है उसको अफोर्ड करना, उसको डिवेल्प करना, ये तो उनका टेस्ट ही नहीं है वहाँ के लोगों का। ये ऑथर की सोच थी, वो ये सोच रहे थे और ये उन्होंने इसमें लिखा। द पोएट लुक्ड प्रेटी बैफल टू, जो पोएट था वो भी बड़ा कंफ्यूज था। फॉर ही टू मस्ट हैव लेफ्ट द शीर इनकॉन्ग्रिगिटी मीन्स स्ट्रेंजनेस ऑफ हिज टॉक, क्योंकि उसकी बातों से ही पता चल रहा था, बड़ा अजीब सा स्ट्रेंजनेस सी दिखाई दे रही थी। हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट, और उसकी जो पोइट्री थी उसमें जो एफर्ट्स उसने डाले हुए थे वो भी दिखाई दे रही थी। बड़ा ही His visit remained an unexplained mystery, और जो वो यहाँ पर आया था उसका जो विजिट था वो अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री रह गया था। एक जो था एक मिस्ट्री रह के रहस्य बनकर रह गई थी, जो कि एक्सप्लेन नहीं की गई थी कि वो किस मकसद से यहाँ आया था। द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius, कि जो ग्रेट प्रोज राइटर्स होते हैं, जो लिटरेचर को लिखते हैं, वो लिखने वाले जो लोग होते हैं, ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे। बट माई कन्विक्शन, जो मेरा बिलीफ है वो ग्रो स्ट्रोंगर डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन जो था मेरा विश्वास जो था वो बढ़ता ही जा रहा था।
that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. कि जो prose writing है वो एक जीनियस के लिए जो है उसको परस्यू करना, जीनियस होते इंटेलिजेंट लोग, उनके लिए परस्यू करना बहुत ही जो है मुश्किल हो जाएगा. ये कहना सही होगा कि ये बहुत ही मुश्किल कार्य है जीनियस के लिए, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा धैर्य रखना पड़ता है. इट इज़ फॉर द पेशेंट परसिस्टेंट परसिवरिंग ड्रज विद द हार्ट सो श्रंकन. क्योंकि इसको लिखने के लिए, लिटरेचर को लिखने के लिए हमें बड़ा धैर्य की जरूरत होती है, परसिस्टेंट होती है, दृढ़ता की जरूरत होती है, और पर सिवरिंग होती है कि आप किसी भी काम को हार्ड वर्क से करो. और ये एक ड्रज है, ये एक स्लेव है. ड्रज मीन्स स्लेव, कि एक हमें उसका दास बन के रहना पड़ता है किसी भी काम को करने के लिए, लिटरेचर को लिखने के लिए. विद अ हार्ट सो श्रंकन, और मन को छोटा करना पड़ता है. दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, ताकि कोई उसको तोड़ ना सके. रिजेक्शन स्लिप्स डू नॉट मीन अ थिंग टू हिम. उसके लिए रिजेक्शन का स्लिप आना, यानी कि एडिटर के द्वारा उसके लेख को रिजेक्ट कर देना, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता. इतना छोटा दिल करके रखना पड़ता है. ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी. अगले दिन से फिर वो एक सेट करता है, नई कॉपी तैयार करता है ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस, एक लंबे प्रोज को, लिटरेचर को लिखकर, एंड सेंड इट ऑन टू अनदर एडिटर. फिर दोबारा से अलग दूसरे एडिटर को लिखकर भेजता है. एनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट. उसके साथ वो एक पोस्टेज भी, एनवलप पे पोस्टेज स्टैंप लगाकर भेजता है कि अगर वो किसी को उसको पसंद नहीं आती तो वो मैन्युस्क्रिप्ट वापस आ जाए. मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो उसने लिखे होते हैं. इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टाइनी अनाउंसमेंट. ये उन लोगों के लिए था कि एक हिंदू अखबार ने जो एक पब्लिश अनाउंसमेंट किया, अ टाइनी अनाउंसमेंट करा, छोटा सा, इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर, एक ऐसा कॉर्नर अखबार का जहाँ पे कोई ध्यान भी नहीं देता होगा, ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज, और एक ऐसे अनइम्पॉर्टेंट पेज पर अखबार के. अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट, क्या लिखकर उन्होंने डाला कि एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय अ ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर, और जिसका नाम था एनकाउंटर, ब्रिटिश पीरियोडिकली से जिसका नाम था एनकाउंटर, जो कि एक पीरियोडिकल का नाम था. ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वॉजंट अ नॉन कॉमोडिटी अमंग द जेमनी लिटरेटी. लिटरेटी होती है पढ़े लिखे लोगों के लिए. और ये मेरा पूरा विश्वास था कि जो एनकाउंटर जो है वो कमोडिटी, मतलब वो आर्टिकल वाला जो अखबार था, वो जेमनी लिटरेटी मीन्स जो जेमनी में फैमिली के पढ़े लिखे लोग थे उनको भी इसके बारे में नहीं पता था. आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल बिफोर. मैं ये जानना चाहता था उसका आइडिया पीरियोडिकल का. आई स्पेंड अ कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट. मैंने भी जो था स्पेंड किया, इस पर पोस्टेज लगाए और उस मैन्यूस्क्रिप्ट यानी डॉक्यूमेंट्स को भेजा. टू कहाँ पर? टू इंग्लैंड. इंग्लैंड में उसको जो भेजा. इन दोज डेज द ब्रिटिश कौंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस विद नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड्स. उन दिनों ब्रिटिश कौंसिल जो कि मद्रास में था, वहाँ पर भी एक लाइब्रेरी में एक एंट्रेंस थी जिस पर कोई भी विंडेड साइन बोर्ड्स होते जो जाने के लिए रास्ता बताने वाले, ऐसे कोई साइन बोर्ड नहीं थे. एंड नोटिस टू मेक यू फील, कोई ऐसा नोटिस बोर्ड भी नहीं लगा था जिससे आपको फील हो जाए यू वर स्नीकिंग इनटू द फॉरबिडन एरिया, कि आप छुप कर, फॉरबिडन होते जहाँ पर जाने की मनाही होती, प्रोहिबिटेड एरिया में जा रहे हैं. एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर, यानी कि वहाँ पर जा सकता था कोई भी, और वहाँ पर कॉपीज पड़ी थी किसकी? एनकाउंटर वाले अखबार की. लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस, काफ़ी मात्रा में अलग अलग एडिशन की वहाँ पर पड़ी हुई थी. ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स, और जिसको किसी रीडर ने पढ़ा भी नहीं था, नहीं कि नहीं पढ़ी हुई थी, कुछ पुरानी भी पढ़ी हुई थी. When I read the editor's name, जब मैंने वहाँ पर एडिटर का नाम पढ़ा, I heard a bell ringing in my shrunken heart. वो मेरे सिकुड़े हुए हार्ट पर एक तरीके से बेल बज गई, घंटी सी बज गई.
इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो। ये तो वही पोएट था जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा खोया हुआ भाई जो मुझे मिल गया। एंड आई सैंग एंड एज आई सील्ड द एनवलप एंड रोट आउट हिज एड्रेस। और मेरा तो मन दिल गुनगुनाने लगा और मैंने सील किया एनवलप को और जो लिखा था एड्रेस डाला और उसको पोस्ट कर दिया। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग। और मैं ये महसूस कर रहा था कि वो भी सेम गाना मेरी तरह गा रहा होगा, द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम, एक ही समय में। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवरिंग ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग। दो बिछड़े हुए भाई इंडियन फिल्म की तरह जो खोने के बाद मिल चुके हैं थे और वो सेम ही गाना गा रहे थे, सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील, यानी कि फिल्म के शुरुआत में जैसे होता है एंड द फाइनल रील ऑफ द फिल्म। इस तरीके का भाव जो था वो ऑथर को आ रहा था। स्टीफन स्पेंडर। एंड ईयर्स लेटर when I was out of Gemini studio and I had much time but not much money। और कुछ सालों के पश्चात जब मैं जेमिनी स्टूडियो से बाहर था, मेरे पास समय तो बहुत था पर पैसे बहुत नहीं थे। एनीथिंग एट अ रिड्यूस्ड प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन। कोई भी चीज़ जो कम पैसे की होती थी वो मेरा ध्यान जो था अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस। और फुटपाथ पर मद्रास के माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के बाहर देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स। वहाँ पे ढेर लगा पड़ा था न्यू बुक्स का फॉर 50 पैसा ईच। और उसके जो कीमत थी वो 50 पैसा थी। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक। और वो कॉपी उसी सेम बुक की थी। एन एलिगेंट पेपर बैग ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। और उसका जो पेपर बैग था वो बड़ा ही एलिगेंट था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, अमेरिकन ओरिजिन का। स्पेशल लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन। और वो स्पेशल विद्यार्थियों के लिए था एडिशन, ताकि उसको कम कीमत पर बेचा जाए। इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। वो उनका कनेक्शन उससे था क्योंकि रशिया अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा था रेवोल्यूशन की, उस एवज में था। आई पेड 50 पैसा एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक। मैंने वो 50 पैसे दिए और वो बुक खरीद ली। द गॉड दैट फेल, उस बुक का नाम था द गॉड दैट फेल। कि उस बुक में कुछ एसेज लिखे गए थे। 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स इन 6 सेपरेट एसेज डिस्क्राइब देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म। उसमें 6 जो एमिनेंट जो थे, बहुत ही प्रतिभाशाली लोग जो थे, उन्होंने लेटर डाला था, सेपरेट ऐसे डाले हुए थे अपना, उसमें डिस्क्राइब करा हुआ था जर्नी इनटू कम्युनिज्म। उन्होंने ये लिखा था कि उनकी कम्युनिज्म के बारे में जर्नी। कम्युनिज्म एक ऐसा राष्ट्र है, एक ऐसा समुदाय के बारे में है जहाँ पर सबको समान अधिकार होते हैं। उसके बारे में उन्होंने अपनी जर्नी ऐसे के रूप में लिखी। एंड देयर डिसइल्यूशन रिटर्न। और उनका जो भ्रम था, यानी कि उनके जो विचार थे वो सही साबित नहीं हुए। डिसइल्यूजन होता भ्रम जो था, वो रिटर्न हुआ, वापस आया। उनके नाम ये हैं एंड्री गेड, रिचर्ड राइट, इग्नेशियो सेलोन, आर्थर कोएस्टलर, लुइस फिशर and Stephen Spender. Stephen Spender. Suddenly the book assumed tremendous significance. अचानक ही ये मुझे बहुत ही एक ट्रिमेंडस ह्यूज सिग्निफिकेंस सा याद आया। स्टीफन स्पेंडर, ये नाम स्टीफन स्पेंडर, द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो। ये तो वही पोएट था जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। इन अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई फेल्ट अ डार्क चेम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय अ हेजी इल्यूमिनेशन। मेरे दिमाग में जो कहीं धुंधला था, जिस चैम्बर में किसी कोने में एक धुंधला था, वो लिट अप हो गया, यानी दिमाग की बत्ती जल गई और एक हेजी इल्यूमिनेशन आया। एक धुंधला धुंधला सा मुझे कुछ याद आने लगा। द रिएक्शन ऑफ स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री।
अब उसके लिए वो व्यक्ति स्टीफन स्पेंडर जो जेमिनी स्टूडियो में आया था, उसके लिए एक मिस्ट्री नहीं रह गया था। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विथ स्टीफन्स पोइट्री। अब समझ में आया कि वो जो मेरे बॉस थे, उसके पास तो जो बॉस थे जेमिनी स्टूडियो के में, उनके पास बहुत कुछ नहीं था स्टीफन स्टेम्बर की पोइट्री के लिए, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल। और वो जो उसने वो बुक लिखी थी गॉड दैट फेल, वो कहीं ना कहीं कनेक्शन कर रही थी कम्युनिज्म के बारे में, क्योंकि वहाँ पर भी कम्युनिस्ट के लोग थे उनके स्टूडियो में। और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपके काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।